हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, राम राम। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। मैं लेके आया हूँ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का सेशन आज अपन करने वाले हैं। और जो आज क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ उन क्वेश्चनों को आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उन क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हो। चाहे आज के आपको 2 दिन बाद सीखना पड़े या 1 साल बाद आपको सीखना पड़े, ये जो चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। इन क्वेश्चन से आप ज़्यादा दिन बच नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो प्री के अंदर, मेंस के अंदर, चाहे आप कोई सा भी दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो छोटा लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अब आगे अपनी लाइफ में टकराएंगे ये क्वेश्चन आपसे। तो बढ़िया है कि आज के 1 साल बाद सीखें, इससे बढ़िया है कि अभी इन चीज़ों को सीख लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से आप ज़्यादा पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, वो चीज़ आपके ज़्यादा पीछे पड़ती है। तो बढ़िया है कि उससे अपन निपट ले हाथों हाथ, ठीक है। तो करते हैं आज के अपने सेशन की शुरुआत और देखते हैं कि वो किस तरीके के क्वेश्चन है जो आपसे टकराने वाले, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 साल के लिए एक निश्चित राशि जमा की जाती है, ठीक है। मतलब जो भी प्रिंसिपल रहा होगा अपने को नहीं पता है कि क्या रहा होगा। बोला है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज के जो बीच का अंतर है वो 5082 रुपीज़ है। तो अपने को बताना है प्रिंसिपल कितना होगा, राशि अपनी कितनी होगी। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले भी समझा रखी है, जो मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ ना, उनकी आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल की रेट याद कर ही लेनी है। 5%, 10%, 15% और 20%, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये रेट जो है ये इम्पोर्टेंट है। इनकी चारों साल की रेट आपको याद कर लेनी है। अगर आपने CISI अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है तो आई थिंक आपको ये चीज़ें याद भी होगी। जैसे इसमें 10% का दिया है, तो 10% की रेट क्या होती है, 1 साल के लिए तो सेम रहती है, ठीक है। 2 साल के लिए क्या होती है, 10% का होता है 21, 3 साल के लिए क्या होता है 33.1 और 4 साल के लिए क्या होता है 46.41, क्या होता है 46.41 होता है। अब अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज के जो बीच का अंतर है वो 5082 रुपीज़ है। अब आप देखोगे, जब आप 2 साल के अंत में देखोगे तो पैसा मिल रहा था अपने को, ब्याज कितना मिल रहा था 21, और 4 साल के अंत में कितना मिल रहा है 46.41, यानी डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आ जाएगा 25.41 का, ये आ जाएगा डिफरेंस 25.41 का। और इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 5082 रुपये, 5082 रुपीज़, ठीक है। अपने को क्या बोला है, प्रिंसिपल क्या होगा, राशि क्या होगी। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, ठीक है। इसका अगर आप डबल करोगे तो 5082 आ जाएगा, क्योंकि 2500 का डबल 5000 और 41 का डबल 82, तो 1 की वैल्यू 200 आ गई। तो प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100 होता है कोई भी चीज़ अपने आप में, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20000, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20000। अगर आपको रेट याद थी तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट करते हैं। ये मैंने समझाने के लिए किया है। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट करते हैं कि 2 साल की रेट होती है 21%, 4 साल की रेट होती है 46.41%, तो डायरेक्ट आप लिखते हैं कि 25.41 की वैल्यू दी हुई है अपने को 5082 रुपये, तो डायरेक्ट आप लिखते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाती, ये हो जाती 20000, यानी 20 की हो जाती, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाता 20000। तो ये तो है बिल्कुल शॉर्ट। ये कब होगा, जब आपको रेट याद होगी। और गाइज ये 4 जो मैं रेट बता रहा हूँ ना, इनको आपको याद कर ही लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की पूछता है और हद मार के 4 साल लास्ट है, तो 4 साल की जो इनका रेट निकल के आता है वो आपको याद कर लेना है। कितना CI निकल के आता है इनका, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे 10% का मैंने बता दिया, 5% का मेरे को कोई पूछ ले तो मैं 5% का बता दूँ। मेरे को तो सारी की सारी चीज़ें याद है, आपको याद करनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में टकराएंगे कि आपसे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब ये एजेस का सवाल है। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। 5 वर्ष पहले कितना था, 7:2 था। अब क्या बोल रहा है आगे, 5 वर्ष के बाद जो है वो रेशियो बन के 9:4 हो जाता है। 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5 वर्ष बाद होता है 9:4।
अब यहाँ पे डिफरेंस कितने साल का हो रहा है, 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी टोटल डिफरेंस कितने साल का आ रहा है, 10 साल का। और सबसे पहले तो अपन यूनिट चेक करेंगे कि क्या सेम सेम बढ़ रहा है क्या। तो 7 से 9 हो रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, यानी अपने को सेम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेम सेम बढ़ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 साल, क्योंकि 5 साल पहले और 5 साल बाद का अपने को दिया हुआ है। तो टोटल 2 यूनिट की वैल्यू 5 + 5 10 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 साल। ठीक है, तो यहाँ से अपन एज निकाल लेते हैं कि पिता की एज कितनी हो गई, ये हो गई 35, और पुत्र की एज क्या हो गई, ये हो गई 10 साल। ये 5 साल पहले की एज है, ये अपन ने 5 साल पहले की निकाली है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि ये 5 साल पहले की है। ये देखो शुरू में 5 साल पूर्व की ये आ गई अपने पास एज। तो अभी 5 साल पूर्व की अगर ये एज है तो प्रेजेंट की एज क्या हो जाएगी, दोनों में +5 कर देंगे, दोनों में +5 कर देंगे। तो अभी एज क्या आ गई, अभी पिता की एज आ गई 40 और पुत्र की एज आ गई 15, ये आ गई। अब अपने को क्या बोला है, अब ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने वर्ष के बाद जो है वो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। अब यहाँ तक अपन ने सोल्व कर लिया। अब क्या करना है अपने को, अब उठाना है अपने को बाई ऑप्शन। अगर बाई ऑप्शन जैसे मैं 9 उठाता हूँ तो 15 में 9 ऐड करूँगा तो 24, और 40 में 9 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 49। क्या डबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। मैं उठाता हूँ 10, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ से 10 ऐड करता हूँ तो पुत्र की आयु हो जाएगी 25, 15 + में 10 25, और अगर इसमें 10 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 40 + में 10 50, यानी जस्ट डबल हो रहा है ये इसका, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 साल बाद जो है वो दोनों की पिता की जो एज है वो पुत्र की एज की दोगुना हो जाएगी। ठीक है, ये कितने साल से हो रहा है, 10 साल ऐड कर रहे हैं तब जाके हो रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 साल। ठीक है, पिता की एज 10 साल बाद पुत्र की एज की दोगुना हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे टकराएंगे, और ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे वो CGL प्री और CGL मेंस के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अपने को। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, पिक सही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या बोला है कि ये एक 6 अंकों वाली संख्या है, ये 7 11 13 से विभाज्य है, तो ये मान अपने को निकालना है। अब ये मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 7 11 13 का रूल क्या होता है। 7 11 13 का रूल मतलब 1001 का रूल। और ये रूल क्या होता है, ये रूल ये होता है गाइस कि 3 के पेयर जो है वो सेम सेम होने चाहिए। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लूँ 1 2 3, तो अगले वाला नंबर भी क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये नंबर हो जाना चाहिए अपने साथ, तभी ये जो संख्या है वो 7 11 13 यानी 1001 से डिविजिबल होगी। इनका एलसीएम होता है 1001, यानी ये संख्या इससे डिविजिबल होगी। रूल क्या है कि 3 के पेयर बनेंगे और 3 के पेयर सेम होने चाहिए, ये होता है 7 11 और 13 का रूल। ठीक है, तो मैंने रूल भी पूरा समझा दिया है। अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन अपना क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो 3 के पेयर बनते हैं और वो सेम सेम बनते हैं। अब अपने को क्या क्या दिया है, 5x2 और y6z। अब यहाँ पे 5x2 y6z दिया है, तो x की जगह मैं कितना लिख लूँ 6 आ जाएगा। यहाँ पे y की जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और z की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तभी तो जाके ये 562 और ये 562 सेम सेम आ गया। ठीक है, ये 562 आ गया, ये 562 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और z की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बस वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 पुट कर दिया मैंने। y की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस का 5 और प्लस में 3 गुणा में 2 यानी 6 आ गया। ये जो है कितना हो गया अपने 6 और 6 12, और 12 में से 5 गया तो 12 - 5 कितना होता है 7, और 7 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी 7 इज़ द राइट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गाइस, तो इससे बढ़िया है कि आगे जाके इनसे टकराओ, अभी इनसे निमट लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में करवा रखे हैं। अब ये जो तरीके बता रहा हूँ वो बिल्कुल शॉर्ट है, अगर आप करोगे 20 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, इस तरीके के मैंने बहुत सारे सवाल करा रखे, बहुत सारे सवाल, जाके नंबर सिस्टम की क्लास देख लेना, शॉर्ट ट्रिक का सेशन देख लेना, मिक्स क्वेश्चन का सेशन देख लेना, बहुत सारे सवाल करा रखे हैं। क्या बोला है, किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। कोई भी धन पूर्णांक है, जैसे मैं n मान लूँ, अगर मैं n को d से विभाजित करता हूँ तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। बहुत ध्यान से समझना, एक बार में जेन में उतार दूंगा। ठीक है,
n को d से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 15 मिल रहा है। मतलब जो आंसर अपना आएगा वो 15 से छोटा तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर अगर 15 छोड़ के जा रहा है तो संख्या जो है वो 15 से बड़ी होगी। अगर 15 से बड़ी होगी तो ये 9 और 12 तो ऐसे कट गया, ठीक है। अब यानी 16 आंसर होगा या 18 आंसर होगा, दोनों में से एक आंसर होगा। अब फिर आगे क्या बोल रहा है, जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। इसी संख्या के 10 गुने यानी 10n को d से विभाजित किया जाता है तो अपने को रिमाइंडर कितना दे रहा है, 6। अब यहाँ से 10n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो रिमाइंडर होता है उसी को नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ से 10n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150, और 150 में से भी रिमाइंडर 6 दे रहा है, यानी वो नंबर क्या रहा होगा, 144 या 144 का कोई फैक्टर रहा होगा। तभी तो अगर उसने भाग दिया होगा वो भी 15 से बड़ा होना चाहिए, 15 से छोटा नहीं होगा। इसका जो भी फैक्टर होगा वो 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 15 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रिमाइंडर अगर 15 दे रहा है तो संख्या 15 से बड़ी होगी, ठीक है। अब इसका जो है वो क्या, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, वो भी अपने को न्यूनतम मान बताना है कि सबसे छोटा वाला मान क्या होगा, 144 का। तो अपन इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 144 आता है, 2 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 72 आता है, 3 से भाग देता हूँ तो 48, 4 से भाग देता हूँ तो 36, 5 से भाग जाएगा नहीं, 6 से भाग देता हूँ तो 24, 7 से भाग जाएगा नहीं, 8 से भाग दूंगा तो 18। अब जो है 18 से छोटा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 9 का भाग दे रहा हूँ इसके अंदर तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 × 9, और इधर बच जाएगा कितना, 5, 9 × 6 = 54, ये 16 जो है। अब जो ये कितना आ रहा है, 16 9, ठीक है, 144। अब ये अपने को यहाँ पे क्या सीन आ रहा है गाइस, डी का न्यूनतम संभव मान बताना है, और ये जो है ये इससे बड़ा होना चाहिए। अब इसको आप साफ कर दो, ठीक है। ये अपन ने पूरे के पूरे फैक्टर निकाल लिए कि कौन कौन से फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। अब यहाँ से आप करोगे तो डी का न्यूनतम मान अपने पास क्या आया है, डी का अपने पास जो न्यूनतम मान आया है वो कोई 8 का भाग दिया था मैंने, तो कितना आया था, 8 का भाग दिया था मैंने, तो 8 × 8, और इधर की बच गया था 18, और अगर 9 का मैंने भाग दिया तो 9 से भाग दिया तो कितना आएगा, 9 से भाग अगर मैं दे रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 9 × 1 = 9, ठीक है। इधर बच गया 5, 9 × 6 = 54, यानी सबसे छोटा मान कौन सा आ रहा है, 16 आ रहा है। सबसे छोटा मान 16 आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 15 दे रहा है, मतलब नंबर जो है वो 15 से बड़ा होगा। तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है, जिससे डी का न्यूनतम संभव मान अपने पास निकल के आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकाला मैंने एक बार आपको दोबारा समझा रहा हूँ, सारी की सारी स्टेप आपको दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लेना, मैंने सारे फैक्टर निकाल के बता दिए थे, एक बार दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, दोबारा चीज़ों को समझना, ठीक है। कोई बोला है कि जब मैं n को d से विभाजित करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 15 बचता है, ठीक है। जब इसी के 10 गुने को मैं d से विभाजित करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 6 बचता है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि वो नंबर जो रिमाइंडर बचता है उसी को नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे 10n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 15 यानी 150 हो जाएगी। जब मैं 150 नंबर ले रहा हूँ तो भी मेरे पास रिमाइंडर 6 बच रहा है, यानी क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, 144 या 144 का कोई फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब 144 का सबसे छोटा फैक्टर अपने को बोला है जो 15 से बड़ा हो, क्योंकि रिमाइंडर अगर 15 आ रहा है तो संख्या उससे बड़ी होगी। तो 144 का सबसे छोटा फैक्टर क्या आ रहा है, जो 15 से बड़ा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं इससे 9 से भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास सबसे छोटा फैक्टर आ रहा है 16, क्योंकि 16 9 144 होता है, ये सबसे छोटा फैक्टर है। इससे छोटा फैक्टर नहीं बन सकता, इससे छोटे फैक्टर तो बन तो सकते हैं लेकिन वो 15 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर अपने को जब 15 बोल रहा है तो आंसर 15 से बड़ा होगा, रिमाइंडर कभी भी 15 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम भी क्या लगेगा, तुरंत अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तुरंत सॉल्यूशन करेंगे। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लेनी अपने को, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए और बी से 2 नल जुड़े हुए हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी से दो नल जुड़े हुए हैं, ए और बी। बोला है अपने को कि ए तो है वो भरने वाला है और बी जो है वो खाली करने वाला है। ए को दोपहर 2 बजे खोल रहा है, बी को दोपहर 3 बजे खोल रहा है, और 10 बजे जो है वो टंकी भर जाती है। ए खुल रहा है 2 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक खुला रहा है, यानी कितने घंटे खुला रहा, 8 घंटे, यानी 8 आ गया। अब बी जो है वो खाली करने वाला है, तो माइनस का लगा दो साइन, क्योंकि खाली करेगा। कितनी देर चल रहा है, 3 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी 7 घंटे चल रहा है, तो 7b बराबर में। अब क्या हो रहा है, दूसरी बार इसके बजाय यदि पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोलूँ और पाइप बी को शाम को 4 बजे खोलूँ तो टंकी शाम को 6 बजे भर जाती है। तो ए कितनी देर चल रहा है, दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, यानी 4 घंटे। तो ये लिख दो 4 है। अब बी खाली करने वाला तो माइनस, ये माइनस में कितना आ जाएगा,
बी जो शाम को 4 बजे चल रहा है, शाम की 6 बजे तक टंकी को खाली कर रहा है, यानी 2 घंटे चल रहा है, तो कितना आ गया माइनस का 2b। अब यहाँ से ए को ए की साइड ले जाओ, बी को बी की साइड ले जाओ, तो 8a माइनस 4a कितना आ गया 4a, बराबर में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2b और ये प्लस में 7b, तो ये कितना आ जाएगा 5b बच जाएगा मेरे पास, क्योंकि 7 माइनस 2 5 हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर क्या करना है अपने को, ए और बी का रेशियो अपने पास आ चुका, क्या 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 आ चुका, 5:4 आ चुका। अब अपने को क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं गाइस, मैंने 1000 बार क्लास से बना दी, पूरा चैप्टर मैंने ये पढ़ा रखा है टाइम एंड वर्क का। इस टोटल वर्क को रख दो या तो इस साइड या फिर इक्वल में रख दो इस साइड, दोनों से काम जो है टोटल वर्क सेम आएगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 8 गुणा में 8a माइनस 7b, यानी 8 गुणा में 5 40 और माइनस में 7 गुणा में 4 28, तो 40 में से 28 माइनस किया तो टोटल वर्क कितना आ गया 12। टोटल वर्क हो गया 12। और अब काम किससे करवाना है, पाइप बी को बिल्कुल नहीं खोला जाता है, यानी पाइप बी का से काम नहीं करवाना अपने को, पाइप ए से काम करवाना है। तो 12 डिवाइड बाई 5 और आंसर अपने को सारे मिनट में दिए हुए हैं, तो गुणा 60 कर लो, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार, और 12 गुणा में 12 कितना होता है 144 मिनट, और यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 मिनट इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल हार्ड था कि क्वेश्चन, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा क्वेश्चन फिक्स लिख लेना है कि 2022 के TA 2 में आएगा ही आएगा। 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल पूछेगा, तो ऐसा कोई लल्लू पंजू सवाल, चिंदी सवाल तो पूछेगा नहीं। ठीक है, ये सारे के सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब ये इतना प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, करने में बिल्कुल आपको, अगर आपने पहले नहीं किया है तो आपकी जो है वो पूरी दिमाग हिल जाना है इस क्वेश्चन को करने में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन एक बार अगर सीख लोगे आप, एक बार में दिमाग में बिठा दूंगा मैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ABCD 4 बंदे, इनमें टोटल पैसे को बांटना है। A और C का जो हिस्सा है वो B और D के संयुक्त हिस्से के अनुपात अपने को 5:7 दिया है, यानी A प्लस C और B प्लस D का रेशियो अपने को, टोटल रेशियो अपने को दिया है 5:7, यानी 5:7 के अनुपात में A और C को और B और D को पैसा मिलेगा, यानी टोटल पैसा हो रहा है अपने हिसाब से 12। अब क्या बोल रहा है, A और D के संयुक्त हिस्से का अनुपात 7 और 17 है, यानी A को अगर पैसा मिलेगा 7 रेशियो में तो D को कितना मिलेगा 17 रेशियो में। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से चीज़ों को समझना। अब क्या बोला अपने को, यदि C को 1105 रुपये मिलते हैं तो A और B के बीच का अंतर क्या है। अब आपको माइंड के किसी कोने में एक चीज़ लिख लेनी है, क्या लिख लेनी है कि C को जो है वो 1105 रुपये मिल रहे हैं, 1105 रुपये मिल रहे हैं, कितने में से टोटल पैसा कितना है 4080 में से। तो अपन एक चीज़ निकाल लेते हैं कि C को कितना भाग मिला। क्या निकालेंगे कि C को कितना भाग पैसा मिला। तो अगर इसकी काटापीटी अगर आप करोगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये कटेगा 13 बार और ये कटेगा 48 बार, यानी अगर टोटल पैसा 48 है तो C को कितना मिल रहा है 13 मिल रहा है। टोटल पैसा अगर 48 है तो C को 13 मिल रहा है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन की जान है। क्या है क्वेश्चन की जान है, ये वाली चीज़ कि अगर टोटल पैसा 48 है तो C को कितना मिला 13 यूनिट मिला। अब बस ये किसी माइंड के कोने में आपने रफ वर्क कर लिया, इसको कर देते साफ। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसका कोई यूज़ नहीं था। ये अपने को निकालनी है माइंड के किसी भी एक खोपचे में, एक कोने में, कि C को कितना मिला, टोटल पैसा 48 था तो C को कितना मिला 13। अब अपने हिसाब से टोटल पैसा 12 हो रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल पैसा 48 हो रहा है, तो अपन इधर भी 48 बना देते हैं। 48 बनाने के लिए 12 की गुणा किससे करूँगा 4 से। तो अपने को पता लग गया कि A और C का जो संयुक्त हिस्सा है वो 4 से गुणा करूँगा तो A प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, और B प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई 7 गुणा में 4 28 आ गई। ये A प्लस C की वैल्यू है और ये B प्लस D की वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब इसमें से अपने को C को मिला 13 हिस्सा, अगर C को 13 हिस्सा मिल रहा है 20 में से तो A को कितना मिलेगा, A को मिलेगा 7। आ गया समझ में। 20 अगर टोटल रेशियो है, C को मिल रहा है 13 तो A को कितना मिलेगा 7 मिलेगा। और अगर A और D का क्या दिया है कि A को अगर 7 मिल रहा है तो D को 17 मिल रहा है। A को भी मिल रहा है 7 क्योंकि 7 की वैल्यू 7 आ रही है, तो 17 की वैल्यू भी 17 आएगी, यानी D को कितना मिलेगा, D को मिलेगा 17, तो 17 की वैल्यू 17 आ गई। तो B की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 28 में से 17 अगर D को मिला तो B को कितना मिलेगा 11 मिलेगा। ये टोटल रेशियो निकल के आ गया अपने पास 7, 13, 11 और 17 का। अब क्या बोला है, टोटल 48 पैसा था अपने हिसाब से, तो 48 की वैल्यू अपने को दी है कितनी 4080 दिए 48 की वैल्यू।
अब यहाँ से अपने को क्या बोला है कि ए और बी के बीच का अंतर, तो ए का पैसा कितना है 7 यूनिट, बी का पैसा कितना है 11 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू अपने को निकालनी है। 48 की वैल्यू 4080, तो 1 की वैल्यू 85, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 340, और 340 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार अगर समझ लिया ना तो आप तुरंत क्वेश्चन को कर दोगे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक बार अगर कई स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो तो पॉज कर लेना वीडियो को और आराम से क्वेश्चन को समझ लेना। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। ये अपना शॉर्ट ट्रिक का सेशन होता है, तो मैं उसी तरह एक बार पूरा करके बताता हूँ, एक बार शॉर्ट करके बताता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो अगर पसंद आ रही है तो परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीख लिया तो आप दूसरों को नहीं बताओगे, ज्ञान बांटने से ही ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे अपन कल मिक्स क्वेश्चन या फिर चैप्टर वाइज अगर सेशन लेके आऊँगा तो उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।